हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आजकल सिमिलरिटी को लेकर। ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी में जितनी भी थियरी है वो सारी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आज का जो सेशन है वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है मतलब हम बात करेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर। करीब करीब 25-30 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, जितने ज्यादा आज हो सकते हैं मैं करवाने की कोशिश करता हूं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, एक बार हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के बारे में और ज्योमेट्री की जो बेसिक बातें हैं, पॉइंट से लेकर लाइन से लेकर एंगल को लेकर हर चीज आपको वो सब पता होना चाहिए। मैंने आपसे बात की 4 सेंटर्स के बारे में, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही माइन्यूटली हम डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद में सिमिलरिटी की थियरी में करा चुका हूं। 1 मिनट के लिए रिकॉल कीजिएगा ताकि प्रश्नों में हमें बहुत सुविधा रहे। मैंने कहा कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, एक दूसरे को रिप्लेस करना है, एक दूसरे को ढकना है। जबकि सिमिलरिटी का मतलब क्या है? शेप आपका एक जैसा दिखता तो है लेकिन साइज अलग अलग हो सकती है। आनुपातिक रूप से एक समान होने चाहिए। मैंने आपको कहा आनुपातिक रूप से समान होंगे कोई भी 2 चीजें तो बाकी सारी चीजें भी आनुपातिक रूप से समान ही होंगी, चाहे वो मीडियंस हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो, हाइट हो यानी एल्टीट्यूड कह सकते हैं हम, इन रेडियस, सरकम रेडियस, पैरामीटर और बाकी सारी बातें केवल एक एरिया को छोड़कर। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई। पहली साइड साइड साइड, मैं बात कर रहा हूं साइड का साइज नहीं, साइड का रेशो। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, अगर ये रेशो मिलते हैं, अगर ये कंडीशन पूरी होती है, डिटेल में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो ऐसे 2 ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। दूसरी कंडीशन थी हमारी ट्रिपल ए या फिर डबल ए। 2 अगर एंगल या 3 एंगल मिलते हैं हमारे को तो हम बात करते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। और यही एक ऐसी चीज होगी आगे जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगा उसमें, कि ये एक नियम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में बिल्कुल सेम है, जबकि ये सेम नहीं है। सेम वहां पर क्या है? कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम होना चाहिए, जबकि सिमिलरिटी में केवल रेशो सेम होना चाहिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जबकि यहां पर एंगल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो क्या होता है कि एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पैरामीटर कुछ और हो सकता है और इसका पैरामीटर कुछ और हो सकता है। अगर ये 7 7 7 है और ये 2 2 2 है तो भी ये सिमिलर है, लेकिन परिमाप अलग अलग है। लेकिन अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो इंटीरियर एंगल्स का सम तो हमेशा ही 180 रहेगा, तो उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं सकता। और तीसरी बात मैंने आपको कही थी SAS, 2 साइड्स का रेशो और उसके बीच का एंगल सेम हो। अगर इन तीनों में एक भी कंडीशन मिल जाए तो ये मानकर चलेगा कि वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई इसके बाद में, उसका नाम था BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और फिर मैंने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम, और मैंने आपको बहुत बारीकी से इन दोनों का फर्क समझाने की कोशिश की। जो BPT थ्योरम है वो हमें ये कहती है सिर्फ कि ये ABC जो ट्रायंगल है उसके अंदर अगर मैं यहां पर AB पर और AC से कोई यहां पर लाइन बना दूं, कोई भी AB पर पॉइंट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट की बात नहीं हो रही है यहां पर, मिड पॉइंट नहीं, कोई भी लाइन बना रहा हूं, बट ये कंडीशन है मेरी। क्या कंडीशन है? कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। मैंने BPT की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें पैरेलल होने चाहिए ऐसा नहीं होता। इसमें तो रिजल्ट ये निकल कर आता है कि पैरेलल हैं, जबकि इसमें उल्टा है। BPT में आपको ये बोला गया है कि पैरेलल हैं, तो अगर मान लीजिए ये 8:3 है तो ये भी 8 क्या होगा? 3 होगा, बिल्कुल सेम में चलेगा। और ये 8 क्या होगा? सावधान, 11 होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इतना 8 है तो पूरा तो 11 है ना, तो ये 8 है तो पूरा तो 11 है, तो ये 8 है तो पूरा तो क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। ये एक बात है। अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात करूं तो वो क्या सिखाती है? दोनों के मिड पॉइंट मिलाते हैं जब हम, तो ये आधा भी होता है और पैरेलल भी होता है। और अगर ये 1 और 2 है, ये 1 और 2 है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये भी इसका क्या होगा? आधा होगा। तो रेशो वाइज तो 1 और 2 ही बनेगा। रेशो वाइज तो क्या बनेगा? 1 और 2 ही बनेगा। अगर हम बात करें यहां पर, तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई इस क्वेश्चन से पहले, मैं बताता हूं आपको। वो मैंने आपको बताया था कि सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी काहे में समझाई मैंने आपको? राइट एंगल ट्रायंगल में। उसके क्वेश्चंस भी कराए थे कुछ,
आज मैं आगे बढ़ता हूं, जरा देखिए प्रश्न संख्या 51, 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह बात देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा कि यहां पर यह डीई बीसी के पैरेलल दिया है या नहीं दिया। अगर डीई बीसी के पैरेलल दिया है तो अलग बात है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है और इस डिफरेंस को आपको समझना चाहिए। अब देखो इसने क्या बोला है, एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो फटाफट से दो चीज देख ले। एक तो ये कि उसने पूछा क्या है, तो उसने जो पूछा यहां पर x की वैल्यू पूछी है तो इंफॉर्मेशन x में दी है। दूसरी इस x के लिए इंफॉर्मेशन क्या दी है, जरा देखो, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के, ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन सावधान, ऐसा मुझे कहीं भी नहीं कहा गया कि ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये मैंने कहा ना, करीब 25 से 30 प्रश्न मैंने सिमिलरिटी के निकाल रखे हैं। उस 25-30 में से 8-10 प्रश्न थोड़े इजी और मॉडरेट टाइप में जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन मॉडरेट से ऊपर चले जाएंगे और 8-10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो वेरी वेरी और वेरी टफ होंगे, जो 10 में से 8 बच्चों से पहली बार होंगे ही नहीं। तो मैं सारी चीजें का कलेक्शन ले रहा हूं, अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि सारा देखते चलो। आप समझ सकते हो स्टार्टिंग तो मैं ठीक ठाक क्वेश्चन से कर रहा हूं, यानी आसान से क्वेश्चन से कर रहा हूं। अभी सारी बातें करेंगे हम, टफ से टफ, इजी से इजी, मॉडरेट। एक बात को ध्यान रखिएगा, आपका काम क्या है, आपका काम है कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो पकड़ में आना चाहिए। सेफली हर वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो जो एग्जाम में आ रहा है या फिर आने की थोड़ी भी संभावना है, सिर्फ इतना आपका काम है। आपको कोई चैंपियन थोड़ी बनना है, आपको कोई टीचर थोड़ी बनना है, आपको तो नौकरी करनी है, तो आपकी पकड़ उसी हिसाब से होनी चाहिए। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इसने बोला ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर, अब इसने मिड पॉइंट तो बोला नहीं है, तो यानी कि ये जो एडी और डीबी का रेशो है वही एई और एसी का भी रेशो होगा, या मैं कह सकता हूं एडी और एबी का जो रेशो है वही एई और एसी का भी रेशो होगा। क्योंकि इसमें कहीं पर भी मिड पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये मानकर चलेंगे कि ये, मैं आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप भी नोटिंग करते रहें और डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम काम कर रही है। अब जरा देखिए, ये एडी की जानकारी मुझे दिख रही है, मुझे बीडी की जानकारी भी दिख रही है, मुझे एई की जानकारी भी दिख रही है और मुझे सीई की जानकारी भी चाहिए, दिख रही है। और बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बहुत आसान काम है। तो बजाय इस बात के फॉर्मेलिटी में जाने के कि आप जानकारी यहां पर लिखें, देखो मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं, अगर करना होता ना एग्जाम में तो ये क्वेश्चन करने में मुझे तो लगता है करीब 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड केवल, 5 to 10 सेकंड्स ओनली, वो मैं बताता हूं। लेकिन अभी हम क्लास में हैं तो एक एक बात आपको बतानी चाहिए। जरा देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर एडी, देखो सावधानी बरतना, एडी और डीबी का कंपैरिजन आप एई और ईसी से भी कर सकते हो, एडी और एबी का कंपैरिजन आप एई और एसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंफॉर्मेशन जैसे दी जाए वैसे हम बात करते हैं। तो देखो एक बार मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, एक बार के लिए जानबूझकर, ताकि आप समझो। एडी और डीबी का आप कंपैरिजन किस करते हो, एई और किससे बताइए, ईसी से। ये 4:7 हो सकता है तो ये भी 4:7 होगा, सेम रेशो में। साइज अलग अलग हो सकती है, रेशो सेम रहेंगे, यही थ्योरम हमें सिखाती है। अब यहां पर एडी कितना दिया हुआ है जरा देखिए, 8 सेंटीमीटर। मैं आपको सलाह दूंगा ये सेंटीमीटर एग्जाम में लिखने की क्या जरूरत है, बल्कि ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको क्लास में इसलिए समझाने के लिए लिखा है। बीडी कितना है, 16x - 8, और वहां मैं बात करूं एई, वो कितना दिया हुआ है 2x, और सीई कितना दिया हुआ है 16 - 2x। ये पूरी इक्वेशन में एक सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल x है, तो हमें सिर्फ x ही चाहिए, तो आसानी से निकल जाना चाहिए। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपको कहूं 5x = 20, तो आप क्या करते हैं, इस 5 से 20 को 4 बार काट देते हैं, ऐसा ही तो करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट में चीजें काटी जा सकती है और ऊपर और नीचे भी काटी जा सकती है, ये आप समझदार हैं। एक बार जरा मेरे साथ चलेगा, आप इसको लंबा चौड़ा करने की जगह इसको छोटे से छोटा बनाने का हमेशा प्रयास कीजिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आप गणित में वाकई में
सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में, और अंतिम रूप से कहूं तो सफलता चाहते हैं, तो गणित में सफलता तभी मिलेगी जब कोई भी स्टेप जो अगली स्टेप हो, जैसे किसी प्रश्न को करने में आपने 4 स्टेप की, 1 2 3 4, तो जो दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप और चौथी स्टेप है वो मिनिमाइज करके आगे जानी चाहिए। मिनिमाइज करके मतलब छोटे से छोटा बनाकर, आप कुछ ऐसा लेकर आगे नहीं जाएंगे जिसको पीछे खत्म किया जा सकता था। अगर खत्म किया जा सकता था तो खत्म करना था। कोई भी स्टेप को छोटे से छोटा बनाकर ही आगे लेकर जाना चाहिए, ताकि हमारा रिटर्न वर्क कम से कम हो। और धीरे धीरे कोशिश आपको 2 बातों की करनी पड़ेगी। पहली तो क्या, ज्योमेट्री में डायग्राम्स कम से कम बने, बिना डायग्राम बने काम चलाया जा सके। ठीक है, यहां तो डायग्राम बना कर दिया था एग्जामिनर ने, तो मैंने ले लिया, ऐसा कैसा आया हुआ क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर आपको नहीं दिया तो भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको अगर DEBC के पैरेलल दिख रहा है तो धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, पहली चीज तो ये बताई मैंने कि आपको डायग्राम्स कम से कम बनाने। दूसरी चीज, कैलकुलेशन जितनी ज्यादा हो सके वो मेंटल होनी चाहिए। मैं आपको ये प्रॉमिस ही कर सकता हूं केवल, बाकी जो कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत भी बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे बच्चे अगर बहुत सीरियसली लेते नहीं है तो इसमें कोई दोष नहीं है, शायद फिर ऐसा ही कुछ है, क्या कर सकते हैं बताओ। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला, और अभी मैं कम से कम 25-30 क्वेश्चंस, आज जितने हो पाएंगे उतने आज, नहीं तो बाकी करीब करीब 25-30 क्वेश्चंस केवल किसके करा रहा हूं, सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी कुछ नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी अगर सिमिलरिटी को मैं 100 दूं ना, तो कॉन्ग्रुएंसी को 20 ही दूंगा, इतना छोटा पार्ट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते, सिमिलरिटी में बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा था कि छोटी से छोटी करके लेके जानी है। तो एक बात बताओ मेरे को, कॉमनली इस 2 को मैं इस 8 से काटूं तो 4 कर सकता हूं क्या, बताओ। 2 को काटूं तो 4 कह सकता हूं। कोई भी चीज में लिखता हूं 4, क्या इस 4 से यहां पर कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। ये देखो 2 x तो मौजूद है, x को नहीं काटा मैंने 2 को 2 से काटा 8 को 4 बार, और इस 4 से मैंने इसको काटा, तो ये 4x - 2 हो गया। बताइए ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? इधर छोटी से छोटी वैल्यू 2 है, तो 2 ही कैंसिल हो सकता है। अगर 2 कैंसिल हो सकता है तो 200 में काट सकता हूं 8 - x, क्योंकि 2 भाई मैं इसको आधा कर रहा हूं, और मैं इसको भी आधा कर सकता हूं, क्योंकि इक्वेशन की दोनों तरफ एक जैसा काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ कट पिट गया। ये वाला जो एरिया निकलता है मुझे, वो 2x² - 2 - x निकलता है, और उधर जो निकलता है वो तो 1 है, तो 1 है तो ये ऐसे ही रहने वाला है 8 - x। x से x कैंसिल हो गया, इस 2 से 8 4 बार होता है, और x² का मतलब है 4, तो x का मतलब क्या है 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती तो हम +-2 बोलते। इसने केवल x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू मुझे क्या देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब क्या बताइए? 2 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? आप देखिए, एक चीज जो मेरे को बताना चाहिए, मेरी ड्यूटी बनती है इसलिए बताना चाहिए। देखो, मैं जानता था, मैं पहले से जानता था इस क्वेश्चन को देखते ही कि इस क्वेश्चन को इससे बेटर तरीके से किया जा सकता है, और जिस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को बनाया उसका दिमाग क्या बोल रहा था वो तो मैं पहले ही समझ रहा था। लेकिन मैंने समझा कि मैं आपको गलत और सही दोनों तरीके बताऊं ताकि आपको बात समझ में आए। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, मैं एक चीज लिखता हूं, आप जरा देखना मेरी बात पर। ये AD/DB AE/EG ऐसा भी कर सकते थे, और AD/AB, AD का रेशो किससे देखे? पूरे AB से, और AE का रेशो देखे किससे? बताइए, AC से। ऐसा भी कर सकते थे। मैंने वर्बली तो बोल ही दिया था। मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर पता है आपको, क्योंकि आपको केस सारे पता होने चाहिए। अगर ये एक्स नहीं होता ना कहीं पर भी, तो ये ज्यादा बेटर होता हमेशा, क्योंकि ये तो बड़ा हो जाएगा ना, जोड़ना पड़ जाएगा। ये छोटा रहेंगे, छोटे छोटे दोनों, ये अच्छी बात है। लेकिन समझने की बात यह है कि आप जरा डेटा पर नजर रखिएगा। ये AD जो है वो 8 है, और यहां पर BD जो है 16x - 8 है। तो अगर मान लीजिए मैं AD को रखूं तो ये केवल 8 होता है, केवल 8। देखो इधर लिख रहा हूं मैं AD, लेकिन जब मैं AB लेता हूं ना, तो मुझे AD में BD जोड़ना पड़ता है,
और आप नोटिस करो, इसमें जब मैं ये जोड़ूंगा तो ये दोनों तो आपस में खत्म ही हो जाएंगे ना, तो केवल 16x बच जाएगा। केवल क्या बचेगा? 16x। इसी तरह से AE वो 2x है। क्या है बताइए? 2x है। और यहां जब मैं इधर देख रहा हूं तो AE और CE को जोड़ूंगा तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? तो ये डेटा ऐसा था जिसमें इस 8 से ये 8 खत्म होता नजर आ रहा है और ये 2x से 2x नजर आ रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आपकी सफलता के लिए, आप है ना 5000 क्वेश्चन मत करो, आप 1000 क्वेश्चन भी मत करो, आप 100 भी मत करो, आप एक बार 20 ही क्वेश्चन करो, 10 ही करो, लेकिन जो 10 करो ना उसमें ऐसी महारत हासिल करो कि वो जो आपने 10 क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ आंसर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आंसर नहीं बल्कि आंसर निकालने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया में संभव ही नहीं है साहब। हमने कर लिया जो करना था, जैसा तैसा वैसा सब कर लिया। और इसी के लिए मैं एक आपको अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं आज, है ना। आज अगर बात करें मंडे की क्लास है तो नेक्स्ट की बात करें जो संडे आने वाला है, कमिंग जो संडे है उससे मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई, है ना। मैं देखो चूंकि पहले भी मैंने आपको कहा था कि रीजनिंग की क्लासेस का डेट अनाउंस करूंगा, मैं नहीं कर पाया और परिस्थितियां मैंने आपको बताई, इसलिए मैं कोई भी चीज का डेडलाइन नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, हर संडे को, एवरी संडे मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक क्लास लूंगा, चाहे वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, आधा घंटा की हो, जो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में फायदा पहुंचाए, आपकी प्रेपरेशन को बल दे, आप में जोश भर दे, आपका मोटिवेशन लेवल आगे बढ़ा दे, आपको भीड़ से अलग होने में मदद दिलाए और आपका अंदर का मोटिवेशन जाग जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं टीचर केवल गाइड कर सकता है, जो इंटरनल चीज निकल कर आएगी वो तो आप ही हो, आग तो आपके अंदर से आनी चाहिए, लेकिन बस सिर्फ फर्क इतनी सी है कि कोई तीली लगा लेवाना होना चाहिए, है कि नहीं। बस थोड़ी कोशिश करेंगे तो हर संडे को अपन कोई स्ट्रेटेजी का लेकर के वीडियो कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, तैयारी कैसे करें, कहां पर क्या क्या बच्चों से गलतियां हो सकती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पढ़ने में क्या करें कि बोर ना हो, जल्दी सिलेक्शन कैसे लेकर आए, ज्यादा मार्क्स कैसे होने चाहिए, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी का काम कैसे हो, हार्ड वर्क तो दुनिया ही करती है, स्मार्ट वर्क पहले कैसे करें, और अंतिम रूप से कहूं तो किस तरह से आप ही मेहनत करके भीड़ से अलग होके जल्दी सिलेक्शन पा सको। इसके लिए हर संडे को अपन एक सेशन की बात करेंगे, टाइम भी फिक्स कर देंगे, जो अभी तो मंडे है तो अपन इन्हीं दिनों में मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइम पर अपना एक सेशन आया करेगा, वो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर मैं अपना जो स्टूडेंट का समय रहा 1999 में वो भी शामिल रहेगा और इस 21 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस, और मैं देखता हूं कि बच्चों की संख्या कितने ही लाखों हो गई होगी जिनको मैंने पढ़ाया, पता नहीं कितने कितने बच्चे, 10,000 बच्चे तो शायद नौकरी कर रहे होंगे मेरे पढ़ाए हुए, तो उन सब का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मेरे साथ है, और वो एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आपको इसका फायदा मिलना चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, तो आप समझ पा रहे होंगे ना मेरी बात को कि यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट वो अच्छा जो पकड़ बनाए कि भाई क्या, और मैंने ऐसे ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए जिसमें 2-2, 3-3 बातें हो सकती हैं और एग्जाम में आए हुए। अब यहां मैं बात करूं तो साफ साफ दिख रहा है आपको, इस 16 से 16 काट सकते हो, इस 2 से 4 काट सकते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू 2 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? तो आपको ये थ्योरम तो मैंने बीपीटी थ्योरम सिखाई रखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 52, ये आपका PYQ यानी कि पिछले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं अभी, सिमिलरिटी, तो ये प्रश्न भी मैंने सिमिलरिटी का ही लिया होगा, ध्यान दीजिएगा। एक स्पेशल केस है और धीरे धीरे हम इस स्पेशल केस को और स्पेशल बनाते चले जाएंगे। ध्यान दीजिए, क्या यहां पर आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये DE आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या ये एंगल B आपको 90 डिग्री नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। यहां अगर आप गौर करें तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये DCE भी
एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी आप धीरे धीरे समझ पाएंगे कि जब इस तरह की चीजें आपको दिखें एग्जाम में, तो आप ये देखेंगे कि वहां पर 100% सिमिलरिटी काम करती है। अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं, क्योंकि फिर धीरे धीरे जब इन प्रश्नों का रिपीटेशन होगा, थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एक बार तो बताना पड़ेगा हर चीज को। जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, ये जो दिख रहा है ए बी सी, और दूसरा आपको दिख रहा है डी ई सी, आपको दूसरा दिख रहा है डी ई सी। मुझे आप ये जानकारी दीजिएगा कि आपके हिसाब से क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर साबित हो गए तो काम खत्म हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर साबित हो गए तो फिर हम फोकस करेंगे उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है सीई कितना होना चाहिए, तो सीई का मतलब है उसको इससे मतलब है, और उसको इससे मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि उसको इस दूसरे वाले ट्रायंगल में एंगल डी के सामने वाली साइड से मतलब है। तो हम क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी दो साइड्स का आनुपातिक रूप से संबंध एक जैसा होता है। कोई भी दो साइड ले लीजिए, अगर उनका संबंध पता है तो वही बाकी दो का भी होगा, वही दोनों की इन रेडियस का होगा, वही सरकम रेडियस का होगा, मीडियन का होगा, एंगल बाइसेक्टर का होगा, एल्टीट्यूड का होगा, हर चीज का होगा। ये हम कई बार बात कर चुके। अब जरा नजर डालिए, मैं एक बार आपको सिखाने के लिए आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपसे एबीसी की बात कर रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं सिर्फ। आपको एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में से क्या दिख रहा है? आपको एंगल बी क्लियर कट दिख रहा है कि एंगल बी 90 डिग्री है। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो मैं एंगल सी को कितना मान लेता हूं? थीटा मान लेता हूं। अगर एंगल सी को मैं थीटा मान लूं तो ये जो एंगल ए बच गया मेरे पास, वो अपने आप क्या बच गया बताइए? 90 माइनस थीटा बच गया, क्योंकि ये तीनों का सम तो 180 होना चाहिए। तो एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन था, ये थीटा मैंने मान लिया और ये 90 माइनस थीटा माना। इसे थीटा मान सकते थे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे बात करता हूं ट्रायंगल डीईसी की। अगर ट्रायंगल डीईसी की बात करूं तो आपको क्या 90 दिख रहा है? आपको E90 ऑलरेडी गिवन है, आप इस पर गौर कीजिएगा, डीईसी पर, इस पे 90 ये गिवन है। अगर ये 90 गिवन है, इसमें तीन एंगल, एक तो डी, एक ई और एक सी, तो डी ई तो 90 है, सी थीटा, इसको भी थीटा ही मान लो, तो फिर ये वाला क्या बचेगा? ये जो एंगल डी बचेगा वो 90 माइनस थीटा बचेगा। आप जरा गौर कीजिए, ढंग से सुनिए मेरी बात को। दोनों की दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल भी अगर सिमिलर होते ना तो भी वो क्या होता बताइए? सिमिलर ट्रायंगल्स होते, क्योंकि जो तीसरा बच गया वो तो दोनों में 180 माइनस दोनों का सम ही होता। लेकिन यहां तो तीनों ही एक जैसे हैं, तीनों दोनों ट्रायंगल्स में 90 भी है, थीटा भी है और 90 माइनस थीटा भी है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपको स्मार्ट बनना है थोड़ा सा। आपको इसमें जो जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो सारे नहीं करने। आप टीचिंग थोड़ी कर रहे हो, आप किसी पे पीएचडी थोड़ी करके बता रहे हो कि थीसिस लिखनी है। आपको वहां एग्जाम में उत्तर से मतलब है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ढंग से सुनना मेरी बात को। देखो, अगर यहां मैं बात करूं तो यहां पर पहले वाले ट्रायंगल में तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और दूसरे वाले में एंगल डी, एंगल ई और एंगल सी। और इन तीनों में नाम तीनों के सेम है, 90 90 भी है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भी और थीटा भी है। तो आपको इन सबसे मतलब नहीं है, आपको मतलब उस चीज से जो आपसे पूछा गया है। जो आपसे पूछा गया है वो क्या है? वो है सीई। तो आपको सीई से मतलब है। एक बात और बताना चाहता हूं, ढंग से सुनिएगा। आपको अगर आपके पास में तीन चॉइस है, ढंग से सुनना मेरी बात को। आपके पास पहली चॉइस है कि 90 डिग्री के सामने वाले, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में 90 डिग्री के सामने वाले दोनों मिल जाएं तो रेशो मिल जाता। ऊपर नीचे लिख देता हूं। अगर दूसरी चॉइस क्या है, आपको दोनों ही ट्रायंगल्स में थीटा के सामने वाले मिल जाएं तो भी रेशो मिल सकता है।
और तीसरी चॉइस क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में 90 माइनस थीटा मिल जाए तो भी रेशो मिल सकता है। क्या तीनों जरूरत है? नहीं जी, तीनों जरूरत नहीं है, एक मिल जाए कोई सा भी तो चलेगा, क्योंकि जो ये है वही ये है और वही ये है। बल्कि यही नहीं, बल्कि मीडियन, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, पैरामीटर, एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ इसी रेशो में आने वाला है। यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। और यही तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी की बेसिक बात यही है कि सारी चीजें आनुपातिक रूप से दोनों ट्रायंगल्स में एक समान रहती हैं, आनुपातिक रूप से। अब देखो, समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कोई भी एक चीज, कोई भी इसमें से एक चीज मिल जाए तो इससे क्या होगा, मुझे रेशो पता लग जाएगा, और रेशो पता लग जाएगा तो मेरा काम खत्म। तो आप देखो इंफॉर्मेशन क्या दी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो दी है 1, 2 और 3 दी है। अगर मैं कॉमन सेंस इस्तेमाल करता हूं तो मेरे को क्या समझ में आना चाहिए कि ये 3 इंफॉर्मेशन तो मेरे को चाहिए भी। क्यों? क्योंकि कोई 2 इंफॉर्मेशन मिले बिना तो रेशो नहीं मिल पाएगा, और बाकी जो 2 बच गई तो रेशो थोड़ी पूछा उसने, तो रियल डेटा पूछा है सी, तो फिर उस 2 में से एक पता होना चाहिए। और एक कॉमन सेंस हमेशा सबसे आगे रहेगा, समझने की कोशिश करो। और अभी एक एक बात पे आप तो ऐसे देख लो कि आपको बिल्कुल बारीकी से सीखना है। तो देखो DE27 है, ये DE27 है, DE इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने है। तो क्या इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने AB है? हां, AB है, काम खत्म, हमारे को रेशो मिल जाएगा। कोई भी एक चीज मुझे चाहिए थी जो मुझे मिल गई, तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं। अच्छा, एक बात में सावधानी बरतना, अगर आप शुरुआत इस वाले ट्रायंगल से कर रहे हो तो हर बार हर कंपैरिजन में इसी से लेना, और इससे कर रहे हो तो इससे लेना। किससे लेना है शुरू में, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने लिखा भी ABC है, मैं इससे लेता हूं तो मेरे को ये AB पता है, थीटा के सामने AB, थीटा के सामने AB जो है, मैं एक बार आपको सिखाने के लिए लिख देता हूं, थीटा के सामने यहां AB जो है वो है 45। और यहां मैं बात करूं, अगर इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने पता है तो इस वाले ट्रायंगल में भी थीटा के सामने, भाई ये वाला ट्रायंगल तो ये था, थीटा के सामने AB है, और ये वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने क्या है, DE है, थीटा के सामने क्या है, DE। और जो DE है, DE वो भी हमारे को उपलब्ध है 27। अगर मैं यहां देखूं तो मैं 9 से काट पा रहा हूं, 9 से 5 बार और 9 से 3 बार, तो मैं ये कह पाऊंगा कि ये सारी चीजें 5:3 में होने वाली है, बराबर। बराबर क्या करूं बताइए, अगर मैं बराबर में लेना चाहता हूं तो मुझे लेना पड़ेगा, इसने क्या पूछा मेरे से, इसने पूछा, अच्छा मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया हुआ है, इसने मेरे से ये पूछा है CE, CE मेरे को इस ट्रायंगल में दिख रहा है, तो CE क्या है, CE कुछ नहीं 90 माइनस थीटा है। ये ट्रायंगल मैंने पहले लिया था तो मुझे 90 माइनस थीटा के सामने वाला पता होना चाहिए, तो 90 माइनस सामने थीटा के सामने क्या है, BC, और BC कितना 17.5, तो मैं इधर लिख देता हूं, ये तो 5/3 आ गया, और ये 17.5 है। क्या 17.5 है, BC, तो 90 माइनस थीटा के सामने BC है, तो इधर 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगा, CE, तो CE अपने आप निकल कर आ जाएगा। ये 5 से कटता है 3.5 बार, और 3.5 को 3 से गुना करोगे तो 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो आंसर निकाल पा रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट वो भी तो है जो आंसर को कम समय में इस तरह से निकाल पा रहा है कि वो थोड़ा स्मार्ट वर्क ये कर लेता है कि मेरे से पूछा क्या है। मेरी नजर सिर्फ ये रहती है, एक बिल्कुल पैनी सी नजर की, पूछा क्या है, मैं तो सिर्फ उस पे जाऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा आपका अभ्यास होगा उतना ही टाइम आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन अभ्यास अगर गलत दिशा में करोगे तो रिजल्ट गलत आएगा। अभ्यास की डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए, नॉलेज तो सही होनी ही चाहिए। अगर मेरे को ये DE और AB की जगह कुछ और देता, जैसे मान लीजिए मेरे को 90 के सामने ये मिल जाता DC, और इस 90 के सामने मिल जाता मेरे को AC, तो भी मेरे को रेशो मिल जाता। मैंने क्या कहा, या तो 90 के सामने दोनों मिल जाते तो रेशो मिल जाता, थीटा के सामने मिलते तो मिल जाता, 90 माइनस थीटा के सामने मिलते तो भी मिल जाता। और यहां पर हम सिमिलरिटी प्रूफ कर पा रहे थे, और सिमिलरिटी आते ही काम खत्म हो गया। प्रश्न संख्या 53 पर आइएगा, CGL मेंस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। ट्रायंगल ABC में D और E क्रमशः AB और BC भुजाओं पर इस प्रकार है कि DE पैरेलल है AC के। जरा देखिएगा बोर्ड पर, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसने मिड पॉइंट नहीं बोले, ये बात मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूं।
ए बी सी में उसने कहा डी और ई ए बी पर तो डी है, और बी सी, ए बी और बी सी कोई बात नहीं, चलने दो। तो डी ई पैरेलल है ए सी के, तो डी ई ऐसे बोल रहा है, ये तो हो गया डी और ये हो गया ई, ऐसे है, कोई बात नहीं। तो डी ई है पैरेलल, ये पैरेलल है किसके बताइए, ए सी के, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इसमें। तो इसने कहा भाई कि डी पॉइंट तो जो है वो ए बी पर चाहिए था और ई पॉइंट जो है वो बी सी पर चाहिए था, कोई बात नहीं, पैरेलल है। अब आपको ये पता है कि ये पैरेलल अगर है, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कहीं ये बोला गया, क्या कहीं ये बोला गया कि ये मिड पॉइंट है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप बहुत ढंग से लिख लीजिएगा और 50 सैकड़ों प्रश्नों में नोटिस कर लीजिएगा। अगर ये बोलता है ना कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं, अगर ये बोलता है ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो आप देख लीजिएगा अक्सर वो ये बोलता ही नहीं कि ये पैरेलल है। क्यों नहीं बोलता ये पैरेलल हैं? क्योंकि अगर ट्रायंगल में दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स मिलते हैं तो वो पैरेलल ही होते हैं, यही तो थ्योरम है। इतना बोलेगा तो फिर आपको करने के लिए क्या बचा, वो पैरेलल ही होते हैं और वो बेस लाइन के आधे भी होते हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। जबकि अगर उसने ये नहीं बताया मिड पॉइंट है तो फिर हमेशा हम बीपीटी लगाने की कोशिश करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं। अब वो आगे क्या बोल रहा है जरा फटाफट देखो, एडी और डीबी 5:3 में है, ये 5:3 क्या है बताइए, 3 में है। तो इसने बोला अगर ये 5:3 में है, देखो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, एडी और डीबी जिस रेशो में है, सीई और ईबी भी इसी रेशो में होंगे, यानी कि ये भी 5:3 में ही होंगे। सवाल क्या है, ट्रायंगल बीडीई, ये वाला जो ट्रायंगल है बीडीई, इसको क्या चाहिए बताइए, ट्रायंगल ए बीडीई और जो समलंब ए सी ई डी, ट्रेपेजियम ए सी ई डी, ये जो है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है साइड है, तो इसका रेशो तो हो जाएगा 9, भाई इसका तो हो जाएगा 9, और ये पूरा जो है वो 3 + 5 कितना होगा, ये पूरी वाली साइड कितनी है, 8। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल अगर मैं छोटा वाला लूं बी डी ई और ट्रायंगल लूं बड़ा वाला ए बी सी, तो दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो 9 और 64 होंगे, 9 और क्या होंगे, 64 होंगे। इतनी जल्दी मत कर जाना, ऑप्शन नंबर बी नहीं, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा जरा ध्यान दीजिएगा, उसने दोनों ट्रायंगल्स के रेशो नहीं पूछे, मैंने ऑलरेडी करा रखा आपको टाइप, तो इसने ये ट्रेपेजियम ये वाला पार्ट पूछा है। तो अगर ये वाला पार्ट पूरा 64 है, ये पूरा वाला 64 है, तो 64 - 9 करेंगे तो 55 आएगा। ये आपके मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रेपेजियम का रेशो जो है वो 9:55 है। मैं आपको ये बार बार समझाता हूं आपके भले के लिए कि सीधा अगर कोई सेशन पे आ रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। सीधा सेशन पे आने से कोई मतलब नहीं है। ये 14th सेशन है, 13 सेशंस देखना जरूरी है, जरूरी है मतलब मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस में बात करता हूं तो मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं एंटरटेन ही नहीं करता स्टूडेंट से। अगर कोई मान लीजिए बैच चल रहा है और ज्योमेट्री का 13 सेशन हो चुके हैं और 14th चल रहा है और कोई बच्चा एंट्री करता है, और अगर मान लीजिए कि उस क्लासरूम में स्पेस है बैठने की, तो भी मैं अलाउ नहीं करता उसको किसी भी कीमत पर। आई डोंट परमिट। क्यों नहीं परमिट करता? क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज होगा और क्लास भी खराब करेगा। अब यहां क्लास तो खराब नहीं होती क्योंकि सारे स्टूडेंट सामने है ही नहीं, लेकिन यह बात पक्की है कि या तो आपको बहुत अच्छे से पता है पहले से, तो सीधे 14th पे आओ चलेगा। लेकिन क्या होता है उसमें, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है कॉन्सेप्ट को सिखाने का। तो जिस टीचर जो आपको क्वेश्चन समझा रहा है ना, तो उसी के बताए कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आप पुराने सेशंस पे जाओ तो फायदा है, नहीं तो मतलब नहीं। आंसर होगा 9:55। अगले पर आइएगा 54 नंबर, देखिए जरा। ट्रायंगल एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु, इस बार इसने कह दिया मिड पॉइंट्स P और Q हैं। AB ट्रायंगल ABC है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल A है, B है, C, ABC ट्रायंगल। इसमें AB और AC के मध्य बिंदु P और Q है, ये मध्य बिंदु है PQ। तो अब यहां मिड पॉइंट थ्योरम लगती है। देखो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये तो हमें पता ही होता है कि ये दोनों पैरेलल भी होते हैं
और ये इसका आधा भी होता है। पी क्यू हमेशा आधा होता है बीसी का, ये हम जानते हैं। यदि बीसी ये वाला प्लस पी क्यू, बीसी प्लस पी क्यू, एक बात बताइए मेरे को, वो उसने दे रखा है और बीसी माइनस पी क्यू पूछा है। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये बीसी और पी क्यू का हम रेशो तो जानते हैं ना कि ये रेशो में 1 है और रेशो में 2 है। कैसे जानते हैं भाई? अरे यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है, यही तो मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर ये रेशो में 1 है तो ये रेशो में 2 है। तो इसने ये बोला कि बीसी ये प्लस पी क्यू ये, यानी 2 + 1 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48 सेंटीमीटर। अगर 3 की वैल्यू 48 सेंटीमीटर तो 1 की वैल्यू क्या होगी बताइए? 16 सेंटीमीटर। और रेशो की चाबी यही होती है, रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए। पूछा क्या है? बीसी माइनस पी क्यू, यानी कि 2 रेशो में से 1 रेशो घटाओ तो रेशो में 1 का जो वैल्यू है वही आंसर होगा। और रेशो में 1 का वैल्यू क्या है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 पर आइएगा। सीजीएल 2019, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं अभी हम। देखिए जरा, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक है आर क्यू पी, और यहां पर इसने खुद ने कह दिया कि ये सिमिलर है। एबीसी और आर क्यू पी सिमिलर है। आप चाहें तो बिना लिखे भी कर सकते हैं। बिना लिखे कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो बात ए बी की है वही आर क्यू की है, जो बीसी की है वही क्यू पी की है, और जो एसी की है वही आर पी की है। ये मैंने आपको बताया था। अगर सिमिलरिटी में बोल रहा है तो अभी मैं आपको एक नई बात और बताऊंगा, ध्यान देना इसी क्वेश्चन के अंदर। लेकिन एक बार थोड़ा क्वेश्चन करा दूं उसके बाद। देखो, ये उसने कहा ए बी सी, ए बी और सी, और इधर जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या है बताइए? आर, ढंग से देखिएगा, आर क्यू पी। इसने कहा पी क्यू, ये पी क्यू है, ध्यान दीजिएगा, वो 10 है, और क्यू आर जो है वो 12 है, और आर पी जो है वो 16 है। इफ एरिया पी क्यू आर और ए बी सी 9 और 4 में है, तो आपको पता है एरिया तो स्क्वायर करने से आता है। अगर एरिया 9, भाई ये वाला तो जो है वो 9 में है और ये वाला 4 में है, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है पी क्यू आर, एक ही बात है भाई। देखो, आर पी क्यू बोले चाहे क्यू पी आर बोले, यही मैं नई बात बताना चाह रहा था। सुनो जरा, देखो, जब ये सिमिलरिटी का साइन होगा, ढंग से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अटेंशन दीजिएगा, पूरा पूरा और पूरा। जब एरिया में कंपैरिजन होगा तो इसको आप चाहे पी क्यू आर बोल दो, चाहे आर क्यू पी बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, ये तीनों में इधर उधर करके कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, एक ही मीनिंग है। इसको एबीसी बोल दो, एसी भी बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया में तो देखने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सिमिलरिटी का साइन मिलता है तो फर्क पड़ता है। तो फर्क कैसे पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। यहां पी क्यू आर लिखा है तो इसका मतलब अलग है, यहां आर क्यू पी लिखा है तो उसका मतलब अलग है। अलग है मतलब, तभी तो मतलब अगर अलग नहीं होता, अगर मतलब अलग नहीं होता तो फिर तो हर बार डायग्राम बनाना पड़ जाता हमारे को। डायग्राम बनाए बिना इसीलिए तो कर पाते हैं क्योंकि मीनिंग बिल्कुल फिक्स होता है। अगर यहां सिमिलरिटी का साइन है तो शुरू के ए बी का जो रिलेशन है वही आर क्यू का होगा, जो शुरू के 2 का है वही शुरू के 2 का होगा, जो आखिरी के 2 का है वही आखिरी के 2 का होगा, जो फर्स्ट लास्ट का है वही फर्स्ट लास्ट का होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो when you see the symbol of similarity, you must consider the relationship would be there in the sequence only. Is it very, very clear or not? If you are able to solve all the questions, not all the questions, but most of the questions without any written work or the minimum possible written work, then only you must get the final selection. Are you getting my point? Is it very, very clear? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, और मैं इसके लिए एक सेशन लेकर बताऊंगा मेरे अनुभव से, कम समय में पास हो गए, और बहुत सारे बच्चे खूब साल लगा करके भी फेल हो गए और बाद में छोड़ भी दिया। क्या फर्क है देखेंगे तो, अप्रोच का फर्क है। अब जरा इधर देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखाता हूं तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो ये तो रूट करना पड़ेगा ना भाई, एरिया है ये तो इसका मतलब इनकी हर चीज 2:3 में होगी। अरे इसकी तो सब कुछ पता है, तो इसका सब कुछ क्या पूछा गया इसने? BC, ये चाहिए इसको, तो ये 3 और 2 है तो 6/2/3 आंसर आ जाएगा। 6/2/3 नहीं है तो ये रहे ना 20/3, ये 6/2/3 तो होता है। क्या किया मैंने? इसको ये BC चाहिए, तो कैसे करेंगे? ये वाली जो साइड है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है,
अगर इसने कहा ये 2:3:2 में, ये 12 है, ये पक्का 8 होगी, तभी तो 3:2 होगा। ये बात कर रहा है 16 है, 16 का रेशो कितना है 3, तो ये वाला रेशो कितना चाहिए 2 चाहिए। तो आप 16 में 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 32/3 होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई? ये 16 का मतलब कितना है 3, तो रेशो में 1 के लिए 3 से डिवाइड करो, 2 चाहिए 2 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा ये 10 2/3। और ये वाला जो है वो क्या है बताइए 10, तो आपको क्या चाहिए, ये रेशो में 3 है तो 3 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 20/3 ऑप्शन है। और वैसे ये 10 है तो इसका 2/3 6/2/3 होता है। आंसर क्या दीजिएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 56 पर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है पी क्यू के, पैरेलल है सी डी के, यानी तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ए बी पी क्यू और सी डी तीनों पैरेलल हैं। और आपको कहा गया कि सी डी, ये वाला जो सी डी है, माइनस पी क्यू ये 32 सेंटीमीटर है, और बीपी और पीसी का रेशो दिया गया है, और आपसे ए बी की लेंथ पूछी जा रही है। यह प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे करना चाहिए सारे के सारे बच्चे ध्यान देंगे, अटेंशन दीजिएगा। अगर आप यहां देखें बहुत ही ध्यान से तो आपको कुछ बातें जो यहां पर साफ साफ दिख रही है। एक ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल एक और दिख रहा है मेरे को, वो यहां दिख रहा है मुझे बी सी डी। बी सी डी, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा है और वो थ्योरम यहां पर साफ साफ अप्लाई हो रहा है बहुत आसानी से। कैसे जरा देखिएगा, इसने हमें जानकारी दी है कि ये बीपी और जो पीसी है ये 3:2 में है, ये 3:2 में है। यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड है, कलर अपन चेंज कर लेते हैं इसका। अगर अपन बात करें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं कहूं यहां पर ये 3:2 क्या बताइए 2, ये 3:2 है जो बता रहा है वो, ये वाला पोर्शन बीपी से क्या बताइए पीसी, ये 3:2 बोल रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा, जितना आपको यहां समझ में आ रहा है बहुत आसानी से आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और ये दो पैरेलल लाइंस है, आपको ध्यान है अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो अगर मान लीजिए ये 3:2 है, ये भी 3:2 है, तो रेशो जो रहेंगे हमेशा, अगर ये 3 का 2 से अनुपात रहेगा तो ये भी 3 का 2 से रहेगा। और क्या रहेगा, ये 3 अगर है तो ये क्या रहेगा बताइए 5 रहेगा। ये ध्यान रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 3 और 2, लेकिन इस 3 का इस पूरे से 5 है, इस 3 का इस पूरे से 5 है, तो इस 3 का पूरे से 5 होगा। ये क्या था, ये हमारी थी बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब यही हम यहां अप्लाई करेंगे बहुत ही आसानी से। जरा देखिए, उसको मतलब इस एबी से है। मुझे आप इतनी जानकारी बताइए, ध्यान से सुनिएगा आपको समझाने के लिए, ताकि क्लियरिटी आए। मैं आपको कई सारी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, नहीं तो इसका उत्तर आराम से 10-15 सेकंड में निकाला जा सकता है। इधर देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल ए बी सी है, तो क्या इस ट्रायंगल में ये आपको पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं? बताइए, अगर ये आपको पैरेलल लाइंस नजर आ रही है तो एक बार आप सिर्फ ये ट्रायंगल देखिए जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, केवल इतना सा। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है कि अगर ये वाला 2:3 में है, अगर ये हिस्सा 2:3 में है तो ये वाला हिस्सा भी 2:3 में होना चाहिए, ये भी 2:3 में होना चाहिए। और ये थ्योरम क्या सिखाती है भाई, ये दो क्या हुआ QC, ये CQ और QA, ये 2:3 में, और ये दोनों पैरेलल लाइंस, क्योंकि असल में तो मुझे ए भी चाहिए, असल में तो मेरे को ए भी चाहिए। तो अगर ये 2:3 में है तो ये 2 टोटल 5 हो गया, और ये भी 2 टोटल 5 हो गया। तो ये भी, ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, तो ये भी 2 ये 2 है पूरा, और ये अनुपात में कितना हो गया 5 हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैंने हाईलाइट किया, ये दोनों पैरेलल लाइंस,
ये दोनों पैरेलल लाइंस कौन कौन सी, पी क्यू और ए बी दोनों 2:5 में होनी चाहिए। अच्छा चलो, अब ये तो बात हो गई अपनी इस ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हमें ए बी और सी में नजर आ रही थी। अब मैं थोड़ा इधर चलता हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैं इधर चलता हूं दूसरे ट्रायंगल बी सी डी की तरफ। क्या इधर भी दो पैरेलल लाइंस हैं? हां, देखो जरा, इसने खुद ने बोला है ये तो कि ये पी क्यू और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये सेम थ्योरम जो बीपीटी थ्योरम है वो यहां भी अप्लाई होगी, यानी कि ये 3:2 है, तो ये वाला पार्ट भी 3 क्या होगा बताइए, 2 में ही होगा। ये वाला पार्ट भी 3 किस में होगा बताइए, 2 में। अगर ये 3 है तो ये क्या होगा, 2 होगा। अगर ये 3 है तो ये 2 होगा। और अगर मैं आपको समझाना चाहूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये 3 और 2 है, ये 3 और 2 है, तो ये 3 और टोटल में 5 है, ये मैंने खूब समझा रखा है। तो इस हिसाब से अभी ये नीचे वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं तो बीपीटी थ्योरम मुझे, क्योंकि मुझे मतलब एबी से है, मुझे मतलब एबी से है, तो ये थ्योरम अगर मैं ट्रायंगल एबीसी देखता हूं तो इन दोनों का रेशो देखती है ब्लू ब्लू में 2 और 5, और यही थ्योरम अगर मैं इसको देखता हूं तो 3 और 5 देखती है। रेशो नाम के चैप्टर में हम समझते हैं कि एक ही जगह पर एक ही चीज के रेशो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तो रेशो को हम एक समान कर सकते हैं। ये 3 और 2 है तो मैं दोनों को 6 बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? दोनों को 6 बना सकता हूं। तो यहां पर मैं इसकी जगह पर, यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी जगह पर मैं क्या रख लेता हूं, यहां पर मैं रख लेता हूं 6। क्या रख लेता हूं? 6। तो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये रेशो में कितना हो गया, 6। इसके लिए मैंने 2 को 3 से गुना किया, तो इस 5 को 3 से गुना करने पर ये वाली जो लाइन है वो रेशो में 15 होनी चाहिए। कौन सी? ए बी। और इसको 6 बनाने के लिए 3 को 2 से गुना किया, तो 5 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये वाली रेशो में कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो ये जो तीनों पैरेलल लाइंस हैं, इन तीनों पैरेलल लाइंस के रेशो आपके सामने मौजूद है, 15, 6 और 10। जानकारी क्या दी आपको? सी डी माइनस पी क्यू, ये सी डी है और ये माइनस पी क्यू है, तो सी डी का रेशो है 10, पी क्यू का रेशो है 6, तो 10 माइनस 6 कितना बताइए, 4। और जो 4 है, 4 इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, 4 की वैल्यू दी आपको 32। 4 की वैल्यू क्या दी है बताइए, 32। तो अगर ये नीचे 38 है, 32, आप इसको 38 कर लीजिएगा। ये दोनों जगह अलग अलग है, कोई बात नहीं। इंग्लिश वर्जन में 32 है, आप इसको चेंज करके 38 कर लीजिएगा, 38 कर लीजिएगा। अगर 4 की वैल्यू, क्योंकि इसका रेशो 10 है, इसका रेशो 6 है, तो 4 का मतलब 38 है, 4 9 36 होता है, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 9.5। 4 9 36, 2 बच रहा है, 1 का मतलब 9.5, उसको ए बी चाहिए, तो 15 से गुना करो, 15 9 135, 7.5 जोड़ दीजिए, 142.5, 142.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक अच्छा प्रश्न है, आपके सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, और अभी हम इससे और कई कई गुना डेप्थ में जाएंगे और बढ़िया प्रश्नों की तरफ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। जरा देखो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट्स। अगर वो मिड पॉइंट्स बोल देता है साफ साफ, अगर वो कहीं पर मिड पॉइंट्स बोल देता है साफ साफ, तो बात खत्म। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर आर मार्क्ड एज डी ई एफ। ये देखो तीनों मिड पॉइंट को बोल रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और तीनों के मिड पॉइंट्स दिए हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 480 मीटर, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल डी ई एफ? आधा कर लीजिएगा, 240 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आप जब थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके तुरंत बात पकड़ में आएगी कि हमेशा आधा ही होता है, लेकिन क्यों होता है यह समझना जरूरी है। एक बार देखिए, पी क्यू आर ये एक ट्रायंगल है और इसके मिड पॉइंट्स इसने साफ साफ बोल दिए, डी ई एफ मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट का मतलब है पी और क्यू के बिल्कुल मिड में होना चाहिए। और यहां पर ये है डी, ये है ई और ये है एफ।
ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं। आप मुझे इतना सा बता दीजिएगा, केवल आप मुझे इतना सा बता दीजिए कि ये बड़ा जो ट्रायंगल था, ये जो बड़ा ट्रायंगल था, इसका परिमाप 480 मीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तीनों साइड्स को जो जोड़ दे वो परिमाप है। तीनों साइड्स को जो जोड़ दे वो परिमाप है। मुझे आप इतनी सी जानकारी दे दीजिए कि ये अगर मिड पॉइंट्स हैं तो क्या ये पैरेलल होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये पैरेलल होनी चाहिए तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको सिखाती है कि डीई आधा होगा आर, ये क्यू आर से, तो ये आधा है इसकी तुलना में। जब मैं ये मिड पॉइंट मिलाता हूं ये वाले, तो ये पैरेलल हो जाते हैं किसके बताइए? पी आर के। और ये पैरेलल भी हो जाते हैं और पी आर से आधे भी हो जाते हैं। और जब मैं ये मिड पॉइंट मिलाता हूं तो ये पैरेलल हो जाते हैं, और पैरेलल किसके हो जाते हैं बताइए? इस पी क्यू के। तो आपको ये पूछा गया था कि जो पैरामीटर है, किसका पैरामीटर? डीईएफ का। डीईएफ का ये वाला जो पैरामीटर है ये कितना होना चाहिए? तो आप एक बात बताइए मेरे को, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। ये डीई क्या है? ये डीई क्या है? हाफ ऑफ क्या बताइए? क्यू आर। क्यू आर का आधा है। ये क्या है? हाफ ऑफ क्या बताइए? पी आर। ये पी आर का आधा है। और ये क्या बताइए? हाफ ऑफ क्या बताइए? पी क्यू। तो ये पी क्यू का आधा है, ये इसका आधा, और ये इसका आधा है। तो ये एक्चुअल में आधा आधा और आधा मिलकर पूरे जो ट्रायंगल का परिमाप है उसका आधा हो गया। एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं होती, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस थोड़ी भी करोगे तो पकड़ में आता है कि जब ये मिड पॉइंट्स मिला दी हमने तो हमेशा जो पैरामीटर निकलता है वो आधा निकलता है। कितना निकलता है? आधा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। 58 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। लेकिन एक बात है, देखो अच्छा प्रश्न दिख रहा है आगे, ये डी और सी बराबर है। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक ट्रायंगल ए बी सी, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है। ये ट्रायंगल ए है, एंगल ए बी सी, इसमें डी और ई ए बी पर और ए सी पर दो बिंदु हैं। और आगे देखो जो एंगल दिख रहा है ए डी ई, तो डी और ई तो दोनों ही मिड पॉइंट है, तो ए डी ई ऐसे कब बनेगा? लेकिन मुझे यह जानकारी कहीं पर भी नहीं दी गई, आगे तक में भी ना तो मुझे यह बताया जा रहा कि ये जो डी और ई दो पॉइंट होंगे ये बीसी के पैरेलल होंगे, ना तो मुझे यह बताया जा रहा, ना मुझे यह बताया जा रहा है कि वो डी और ई मिड में होंगे, और ना मुझे यह बताया जा रहा है कि वो डी और ई ए के पास में होंगे कि बी के पास में होंगे। मुझे कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। एक्चुअल में डायग्राम तो एग्जामिनर देखता भी नहीं है, उसको इससे मतलब भी नहीं है, तो हम भी क्या करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंदाजे से डी और ई कहीं पर भी बना लीजिए, और अंदाजे से बनाना तो मेरी राय मानो इसको सेंटर में बना लिया करो, क्योंकि देखने में आपको क्या होगा, आंकड़ों को देखने में आसानी रहती है। लेकिन सेंटर में मिड में बना रहे हो उसका मतलब मिड पॉइंट है नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से। एक बात आगे उसने क्या कही जरा देखिए, ए डी ई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ए डी ई, वो एंगल सी के बराबर है। ये सी का क्या मतलब है? ये हमारे मेन ट्रायंगल का एंगल सी है, ये वाला सी है। तो इसका मतलब अगर मैं ये मानकर चलूं कि ये वाला जो एंगल डी है, अगर ये एंगल मान लीजिए कि थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या है बताइए? थीटा है। ये बात समझ में आती है? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। आगे क्या बोला गया? एडी जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। ये एडी जो है वो 4.9 सेंटीमीटर है। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पर आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? मैं इधर लिखता हूं, एक ट्रायंगल जो बड़ा वाला है जिसका नाम है ए बी सी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल जो छोटा वाला है ए डी ई, ए डी ई। आप जरा वीडियो को पॉज करके एक बार दिमाग लगाइए और मुझे ये बताइए आप लोग कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो मुझे रुकने से कोई मतलब नहीं है, आप खुद पॉज करके समझ सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अब मैं सिमिलरिटी के क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं ज्यादातर, बाद में जब मिक्स्ड क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा। अभी तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। क्यों सिमिलर है जरा एक बार वो देखा जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैंने कहा अगर दो एंगल्स भी सिमिलर होंगे
तो तीसरा तो बच गया, वो अपने आप बराबर ही होगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, ये दोनों में बराबर है या नहीं, बताइए मुझे। एंगल ए तो ए बी सी में भी आ रहा है और एंगल ए तो ए डी ई में भी आ रहा है, तो एंगल ए समान हो गया दोनों में। इसमें जो डी है, ए डी ई में जो डी है वही ए बी सी में सी है, तो ये थीटा थीटा भी समान हो गया। तो मैं क्या करता हूं, इस ई को फाई मान लेता हूं और इस बी को भी फाई मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, बताओ, सिमिलर हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो आप सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज लगा देंगे और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है जो एक जैसे होंगे, ये सिमिलरिटी है जो एक जैसे अनुपात में होंगे। और दिमाग हमेशा ये लगाना है कि सामने वाला पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो मुझे चाहिए। मुझे अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी दो साइड्स के रेशियो बता दो, दो मीडियंस के रेशियो बता दो, दो एल्टीट्यूड के रेशियो बता दो, दो इन रेडियस के, सरकम रेडियस के, पैरामीटर के, कोई भी दो रेशियो बता दो, कोई भी दो। अगर क्षेत्रफल के बताएंगे तो रूट निकाल के साइड के निकाल लेंगे, कोई भी दो बताऊं तो बाकी सारी बातें निकाली जा सकती है। यही सिमिलरिटी होती है। इंफॉर्मेशन में मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि पूछा क्या है, तो उसने डीई पूछा है, तो डीई पूछा है यानी कि उसने इसको पूछा है, बताइए है कि नहीं। और अगर ये डीई की बात करता है, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। यहां पर चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, मेरे को कहीं भी ये नहीं बताया गया, हां ये जरूर मुझे पता है कि ये डी और ई दोनों इसके कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं, ये दोनों जो डी और ई हैं ये दोनों कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया, क्या नहीं बोला गया, कि ये, ध्यान से सुनना, मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत और बहुत और बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है, सुनो जरा, गलती आप कर सकते हैं। पहली बात, दो बातें हैं। पहली बात, मुझे ये नहीं बताया गया कि ये डी और ई मिड पॉइंट्स हैं। अगर मुझे ये नहीं पता कि ये मिड पॉइंट्स हैं तो मैं सीधा इसको आधा निकालने की कोशिश नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं बताया गया, मुझे ये भी नहीं बताया गया कि ये डी ई बी सी के पैरेलल है, मुझे ये भी नहीं बताया गया। अगर मुझे ये बताया जाता कि ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर मैं बीपीटी या थेल्स थ्योरम लगाने की कोशिश करता, बट मेरे को तो वो भी नहीं बताया गया। तो ना तो मेरे को पहली बात पता, ना मेरे को दूसरी बात पता। तो मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है कि तीनों के एंगल्स सेम है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो मैं ये क्या कोशिश करूंगा कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी एक जैसे आएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालूंगा, किसी भी एंगल के सामने को कंपेयर करूंगा। अब क्या करना है, मुझे क्या पूछा है वो चाहिए, मुझे चाहिए, इसने मेरे से डीई पूछा है, तो मेरा फोकस किस पे रहेगा, मेरा फोकस रहेगा डीई चाहिए, तो कोई एक चीज मिल जाए मुझे, क्योंकि बी सी तो कहीं अवेलेबल है नहीं। अभी एक बार इंफॉर्मेशन जो वो देख लेते हैं। भाई देखो, रेशो कुछ भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। अब रेशो क्या है, फाई के सामने मिल जाए, थीटा के सामने मिल जाए, समझ रहे हो ना। रेशो तो ऐसे ही देखते हैं हमेशा। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन थी वो देख लेते हैं। एडी उसने दी है हमारे को, एई भी दिया हुआ है 6.2, ये वाला दे रखा है 6.2। अच्छा, सीई, ये सीई है, ये दे रखा है 8.5, ठीक है। और बीसी भी दे रखा है, ये पूरा बीसी भी दे रखा है 9.6। तो डीई ये वस्तु पूछा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बार देखो, मैं एक बार कुछ गलत करके दिखाता हूं ताकि आपसे गलती ना हो। पहली चीज, क्या इसने इस, मैं बात करूं आपसे, जो एंगल कॉमन है ए, उसके सामने दोनों दिए? नहीं दिए, तो रेशो कैसे निकलेंगे। अच्छा थीटा, इस छोटे एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने हमें जानकारी है क्या? इस बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने जानकारी है? नहीं है। क्यों जानकारी नहीं? क्योंकि ये तो ए डी है, ये तो डीबी का तो पता ही नहीं। तो थीटा के सामने वाली साइड से मैं रेशो निकाल पाने में समर्थ नहीं हूं, ना मैं ए के सामने वाली साइड से रेशो निकालने में समर्थ हूं। तो फिर मेरे पास फाई बचा, फाई से भी नहीं निकाल पाऊंगा तो फिर आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। फाई, इस फाई के सामने 4.9 है और इस फाई के सामने दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में ये फाई तो आ जाएगा। तो ये बात पक्की हो गई कि फाई के सामने वाली साइड से रेशो निकलकर आ जाएगा। और आपको पता है सिमिलरिटी में
कोई एक भी चीज के रेशो आ जाते हैं तो वही रेशो सारी दुनिया के होते हैं, जो कुछ इसमें लगता है एरिया को छोड़कर। तो 5 के सामने छोटा वाला उठाता हूं तो छोटे वाले में अगर मैं 5 के सामने देखता हूं तो 6.2 है, और बड़े वाले में 5 के सामने देखता हूं तो 8 6 14 14.7 है, 14.7। सावधान, आपने पहले छोटे को लिया है फिर बड़े को लिया है, तो हर चीज में पहले छोटे को फिर बड़े को लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। आपको क्या चाहिए? आपको डीई चाहिए। डीई किसके सामने है? ए के सामने, तो इसमें भी ए के सामने ही चाहिए। ए के सामने छोटा वाला चाहिए तो डीई चाहिए, और छोटा इसके कोरस्पोंडिंग क्या है ए के सामने? ये बीसी है जो 9.6 है। 9 क्या है बताइए? 6 है। अगर हम यहां ध्यान दें, सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सब अटेंशन दीजिएगा, तो यहां पर अगर मैं देखूं कुछ लिखने में गलती हुई हमसे, बात करें 5 के सामने 4.9 था, ये 6 कैसे मैंने लिखा? दो गलती से लिखा है। देखो जरा, ये 5 के सामने 4.9 है, ये गलती हो गई मुझसे क्योंकि ये तो कट ही नहीं रहा आपस के अंदर। ये 4.9 है, समझ पा रहे हो? ये 5 के सामने 4.9 है, तो 5 के सामने 4.9, इस 5 के सामने इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14.7। हल्का सा भी लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो गलती हो जाएगी। अब इसके सामने ये मुझे चाहिए और इसके सामने ये पता है, तो 4.9 से ये पूरा पूरा 3 बार कटता है, 5 या 15 होता है, 0.1 कम है तो 3 बार, 0.3 कम भी है, 3 बार कटता है, और 3 से अगर मैं इसको काटूं तो 3.2 आता है। तो डी जो है वो आ चुका है आंसर। क्या ऑप्शन आ चुका है? डी। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरिटी के प्रश्न आप अच्छे से समझ लीजिए तो ये मानकर चलिएगा कि आपका 1 नंबर तो पक्का है, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूं कि सिमिलरिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफी ज्यादा पूछी जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों को उठाया, 4 सेंटर्स मैंने करवा दी हैं, अब मैंने सिमिलरिटी करा दी, कॉन्ग्रुएंसी तो कुछ नहीं है, और फिर थोड़ा सा और चीजें बताने के बाद मैं सर्कल पे चला जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कितने सेशंस और होंगे। देखो, ये बच्चों वाली बातें नहीं कर सकते अपन। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि करीब करीब 35 से 40 घंटे चाहिए। सेशंस तो घंटों पे डिपेंड करता है ना, अगर 15 मिनट की हो तो ज्यादा हो जाएंगे, 2-2 घंटे की हो तो कम हो जाएंगे। अभी हम ऑन एन एवरेज 1-1.25 घंटे का सेशन रखने की कोशिश करेंगे, तो लगभग 35 से 40 घंटे कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 35-40 आवर्स। तो तब बता रहा हूं जो वन साइड काम हो रहा है। वन साइड मतलब मैं ही बोल रहा हूं, आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा, आपके डाउट्स डिस्कस ही नहीं हो रहे, इतना तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद हम अगली बात शुरू करेंगे। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 59 पर आते हैं। 5-9-59 क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, ये खुद उसने बोल दिया सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हम समझ पाएंगे। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 125 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मैं तो इतना जानता हूं कि अगर ये एरिया है तो इसकी साइड्स या बाकी सबके रेशो इनके रूट आ जाएंगे, तो 225 और 121 का रूट आप निकालेंगे तो 15:11 आता है। 15 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, यानी कि ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल से उनकी हर चीज 15:11 में होनी चाहिए। यानी इन दोनों जो भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनकी हर चीज 15:11 में होनी चाहिए। इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 10.5, मीडियन of the first triangle is 10.5 मीटर, then the median of the second, सेम रेशो में रखोगे आप, है कि नहीं? 15-7 105, तो 11-7 77 7.7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई? आपको कहा गया एरिया, अभी तो सेशंस पुराने देखो ना, मैंने खूब समझा रखा है आपको। एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया 225 और 121 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एरिया है तो मुझे इसकी साइड्स या कोई भी निकालने के लिए रूट करना पड़ेगा, वो 15:11। तो चाहे वो मीडियन हो, चाहे एल्टीट्यूड हो, चाहे एंगल बाइसेक्टर हो, इन रेडियस हो, सर्कम रेडियस हो, पैरामीटर हो, साइड हो, कुछ भी हो, वो सारे 15:11 में चलेंगे। तो इस 15 की वैल्यू मीडियन 10.5 है। आप पॉइंट्स को छोड़ो, पॉइंट्स को बाद में लगा सकते हैं। 15-7 105, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 7 बार कटता, तो 7 गुना, तो पहले 11 का 7 गुना करो 77। अब एक पॉइंट इधर था तो एक पॉइंट आप भी लगा दो, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? 7.7। अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर प्रश्न वही ले रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे लोग ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब है? समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि ये जो ए बी है और जो डी सी है ये दोनों पैरेलल हैं। ऐसे ही जो ए डी है और जो बी सी है वो पैरेलल है, और ना केवल पैरेलल है बल्कि साइज में भी बराबर है। यही पैरेललोग्राम की बात होती है, समांतर चतुर्भुज। अगर हम यहां बात करें आगे इंफॉर्मेशन क्या, जरा देखिए। एडी इज एक्सटेंडेड टू एम, एन इज ए पॉइंट ऑन साइड सी डी, ये एन दिख ही रहा है हमारे को। बी एन इज एक्सटेंडेड टू मीट एडी एट एम। ये एडी तो बढ़ गया एम तक और बी एन बढ़ गया एम तक। इस पॉइंट एम पर ये दोनों आगे जाके मिल रहे हैं। आगे बात कर रहा है, इफ एन ओ, इस एन ओ का साइज उसने दिया है हमारे को, और एन ओ का साइज कितना दिया इसने, 28 सेंटीमीटर, और ओ बी का साइज उसने दिया 41 सेंटीमीटर, यहां ये दिया है। और देन फाइंड एम बी, एम से लेकर के बी तक का साइज इसको आपसे पूछा गया है। इसको बहुत अच्छे से सिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको अगले पेज पर बनाता हूं ताकि आप बनता हुआ भी देखेंगे, और थोड़ा मुझे लिखने के लिए स्पेस भी चाहिए जो यहां मुझे मिल नहीं पा रहा। जरा ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग। इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से, देखिए जरा, ए बी सी डी। इसका मतलब है कि ये साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं और साइज में बराबर भी हैं। यही पैरेललोग्राम की बात होती है। इसने इस एडी को क्या किया, आगे तक बढ़ाया और ये पॉइंट एम तक लेकर गया, और इसने एम को फिर इस तरह से ला करके बी पर मिला दिया, और इसने इसके बाद में इस ए और सी को भी मिला रखा है, ए और सी को भी मिला रखा है, और यहां इसने कुछ नाम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एन ओ। इस पॉइंट को एन बोल रखा है, इस पॉइंट को ओ बोल रखा है, और ऐसा भी बोल रखा है कि एन ओ का साइज 28 है और ये 41 है। ये तो 28 है एन ओ, और ये जो ओ बी है ये क्या है बताइए, 40 कितना है, 41 है, 42 है, 41 नहीं 42 है, 42, ये 28 है और ये 42 है। सवाल में क्या पूछा गया इसने, एम बी आपसे पूछ रहा है, एम बी आपसे पूछ रहा है। मुझे एक बात का जवाब चाहिएगा आप लोगों से। अगर आप शुरू के सेशंस की बात करें, जो पहला दूसरा सेशन था, तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ध्यान दीजिएगा। वो मैंने क्या कहा था कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस होती है, अगर ये ट्रांसवर्सल काटेगा इस तरह से, तो आप जानते हैं अच्छे से कि ये वाले हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, है ही नहीं? सारे एंगल्स सब कुछ मैंने बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। और अगर क्रॉस लाइन की ऐसी बात करते हैं हम, तो ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट भी बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट भी बराबर होते हैं। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां आपसे बात करूं, अगर मैं यहां आपको बताऊं, जरा देखो, तो इस जगह पर ये जो ट्रायंगल मुझे दिखा, कौन सा ट्रायंगल मुझे दिखा? ट्रायंगल मैं कह सकता हूं एनओसी, एनओसी। और दूसरा जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, वो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है ये वाला जो मैंने रेड कलर से किया। क्या ये दोनों इसी तरह से दिख रहे हैं जैसे मैं आपको अभी बताना चाह रहा था? एनओसी, एक तरफ ट्रायंगल एनओसी है और दूसरी तरफ ट्रायंगल मेरा एओबी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो हम सिमिलर की सारी प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। ये सिमिलर ट्रायंगल्स क्यों होंगे वो जरा देखिए। अगर मैं आपको कहूं तो क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हुए? क्या ये दोनों में, ये जो दोनों ट्रायंगल मैंने बोले एनओसी और एओबी, तो क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट नहीं हुए? अगर ये वर्टिकली अपोजिट हुए तो बराबर है। दूसरी बात, ये जो पैरेलल लाइंस है, इसको ये ट्रांसवर्सल जारी है, तो ये जो एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल है, और ये ऑल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये थीटा है
तो इसको भी थीटा माना जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला भी फाई माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, ये आसानी से, क्योंकि ये चीज देखे बिना काम होगा नहीं। अब अगर आप इस बात को समझ गए, आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ लिखा है, वरना जो डायग्राम था उसमें सब कुछ दिख रहा था, और दिख रहा था तो आंसर भी दिख रहा है। कैसे, जरा ध्यान देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सारी लेंथ्स, कॉरेस्पॉन्डिंग सारी चीजें, दोनों की मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड्स, अगर मैं बात करूं इन रेडियस, सरकम रेडियस, पैरामीटर, साइड, सब कुछ समान अनुपात में होता है। समान नहीं होता, समान तो कॉन्ग्रुएंसी में होता है, लेकिन सिमिलरिटी में समान अनुपात में होता है। तो ये जरा देखिए, कुछ बात पकड़ में आ रही है। अरे एक ले दे करके दो ही तो डेटा है यहां पर, एक 28 और एक 42। मुझे बताओ तीसरा कौन सा डेटा है? यहां पर डेटा कुछ है ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इनमें कुछ बात होनी चाहिए। इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 28 है और इस वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 42 है। इसका मतलब थीटा के सामने, ये थीटा है, ये फाई है, थीटा के सामने 28 है और थीटा के सामने 42 है। तो 28 और 42 14 से मैं काट सकता हूं, तो 2/3 होगा। यानी कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग हर चीज, इन दोनों ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग हर चीज 2:3 में होगी। जो साइड इधर 2 है उधर 3 होगी। अगर इधर मीडियन 20 है, 20 होगी नहीं, हालांकि मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर 20 है तो उधर 30 होगी। अगर इधर अल्टीट्यूड 6 है तो उधर 9 होगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो चीज रेशो में इधर 2 है वही चीज रेशो में उधर 3 होगी। अब मुझे एक बात बताइए, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों साइज तो सब बराबर होनी चाहिए। कौन सी? CD और AB, ये बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मुझे एक बात की जानकारी चाहिए कि जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये दोनों बराबर होनी चाहिए तो दोनों बराबर कैसे होंगी? जरा एक बार देखो, ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। और यहां पर मैं बात करूं, ढंग से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर तो अभी मुझे सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स की बात समझ में आ रही थी, तो इन दोनों ट्रायंगल में, ढंग से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये 1-2 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात समझ जाएंगे तो ढेरों सवाल आसानी से हो जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों साइडें कहां नजर आती है? इस वर्टिकली अपोजिट एंगल के सामने। हालांकि ये थोड़ी और ये पूरी, लेकिन जो भी है, इसके सामने और इसके सामने, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग बराबर होने चाहिए कायदे से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में हर कॉरेस्पॉन्डिंग चीज 2:3 में होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसके सामने ये वाली चीज, ये वाला साइज का रेशो 2 होना चाहिए, तो इसके सामने वाली इस पूरी चीज का रेशो 3 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इधर लिखा हुआ देखो आप, क्योंकि ये अपन ने प्रूव कर लिया, थीटा के सामने 28, थीटा के सामने 42, तो ये सामने वाली कॉरेस्पॉन्डिंग साइड 2:3 में, तो इस जो सेंटर में है इसके सामने भी 2, इसके अपोजिट भी 2, इसके अपोजिट भी 3, क्योंकि रेशो तो वही रहेगा 2 और 3। अच्छा एक बात बताओ, ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब अगर ये रेशो में कोई 3 बनता है और ये रेशो में 2 बनता है, तो इसका मतलब ये बात हुई कि ये वाला पार्ट रेशो में 1 बनता है, ये वाला पार्ट 3 बनता है और ये वाला 2 बनता है, तो रेशो में 1 बनता है। बनता है कि नहीं बनता? खुश होना है, प्रसन्न होना है कि पास होना है? पास होना है। अभी ये प्रश्न मॉडरेट हैं। कैसे हैं? मॉडरेट, सिर्फ मॉडरेट हैं। अभी हम टफ से टफ क्वेश्चंस पे आएंगे धीरे धीरे लेटर ऑन। आज का तो हालांकि आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये, लेकिन सिमिलरिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक सेशन अपन को और लेना पड़ेगा। इसको खत्म कर लेते हैं। जरा देखो, अब मेरे को आंसर यहां पर कुछ भी नहीं करना, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। देखो, अगर मैं आपको सिर्फ ये ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करूं, सिर्फ ये ट्रायंगल दिखाने की कोशिश करूं, जिसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये वर्टेक्स M है, ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये DN है। देखो जरा ढंग से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये DN है, ये रेशो में 1 दिख रहा है मेरे को, ये रेशो में 3 दिख रहा है मेरे को। क्या ये पर्याप्त नहीं है आपको समझने के लिए, MB निकालने के लिए? अगर ये 1 और ये 3 है, तो फिर ये वाला पार्ट रेशो में 1 होगा और ये वाला पार्ट रेशो में 2 होगा, तभी तो 1 + 2 ये पूरा 3 बैठेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं बताइए? ये हम ऑलरेडी खूब डिस्कस कर चुके।
बीपीटी थ्योरम में हम डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। तो अगर ये 1 है और ये 3 है, तो फिर ये 1 है और ये पूरा 3 है, तो पूरा 3 है तो 2 है, और ये n से लेकर b तक, n से लेकर b तक ये मुझे पता है, 28 प्लस 42 यानी कि 70। तो इस 2 की वैल्यू मेरे को पता लग गई, रेशो में 2 की वैल्यू 70 आ गई, 1 की वैल्यू 35 आ गई, तो मुझे तो पूरा 3 का 3 ही चाहिए, तो पूरा 105 आ गया। 105 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ चुका है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे? इस ट्रायंगल में ये बात करेंगे पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो हो गई, दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों पैरेलल हैं तो हमारी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम कह सकते हैं वो अप्लाई हो गई। और अगर ये 1:3 में, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग भी 1 पूरा 3 में बनेगा, 3 में बनेगा तो ये 2 में बनेगा। 2 की वैल्यू 70 है, 1 की वैल्यू 35 है, तो ये तो 70 था और ये 35 था, और पूरा एम बी पूछा उसने, पूरा एम बी पूछा उसने, तो एम बी पूरा की पूरा कितना होगा? 70 प्लस 35 105, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको चीजों में मजा आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा कुछ नई चीजें। मैं कोशिश करूंगा आगे अपन और बढ़िया से बढ़िया सवाल लेंगे। अभी सिमिलरिटी का एक सेशन मुझे और लेना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिकल करके देखें, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।